आज हम प्रॉफिट एंड लॉस मैथमेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सिंपल सा दो चार टर्म्स आप मार्केट में सुनते हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस, दूसरा होता है सेल प्राइस, तीसरा होता है मार्केट प्राइस, नेक्स्ट होता है लॉस, नेक्स्ट है प्रॉफिट और लास्ट है कमीशन। आप सीपी का कहने का मतलब है क्रय मूल्य, इसको कहेंगे विक्रय मूल्य, इसको मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य कह लें, हानि, लाभ, कमीशन मतलब एक प्रकार से दलाली। ये वर्ड्स हैं। अब यहां पर दो तीन चीजें आपका कॉन्सेप्ट पर है। प्रॉफिट या लॉस परसेंट की जब भी बात करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस किस पर मेजर किया जाएगा? हमेशा जो है ये आपका जो होगा कितना लाभ हुआ कितना नुकसान हुआ वो सारा का सारा होगा कॉस्ट प्राइस पर। जब कमीशन की बात करेंगे तो ये किस पर मेजर किया जाएगा? सेल प्राइस पर, जब हम कमीशन परसेंटेज की बात करेंगे। अब सिंपल सा यदि लॉस आपको निकालना है तो लॉस इक्वल टू क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। कब होगा लॉस? जब सीपी ग्रेटर देन एसपी। यदि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो क्या होगा? आपको लॉस होगा। आपने 100 रुपीज में किसी चीज को परचेस किया, 90 रुपीज में सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स 10 रुपए का क्या है? हानि हो रही है। यहां पर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन क्या है? सेल प्राइस। इसी तरह से जब प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट की कंडीशन में क्या होगा? एसपी माइनस सीपी, मतलब जब एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा उस समय आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब सिंपल से जब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस जितना भी हमारा उस पर इन्वेस्ट हो रहा है वो सारा का सारा वो कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने कोई मटेरियल परचेज किया या आपने दिल्ली से कोई आइटम परचेज किया 1000 रुपए का या 10,000 रुपए का, और वहां से यहां तक आप लाने में ट्रांसपोर्ट पर आपने खर्च कर दिया 3,000 रुपए, और उसके बाद उसको लोड अनलोड करने के लिए आपने खर्च कर दिया 2,000 रुपए। दैट मीन्स आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 15,000 रुपीज। मतलब आपका जितना भी पैसा लग रहा है वो सारा का सारा जो है किसमें कैलकुलेट होगा? वो कॉस्ट प्राइस में होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो हमने परचेज का बिल 10,000 का था तो सिर्फ 10,000 ही रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस में क्या है? उसका फ्राइट चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस, टैक्सेस भी यदि कोई है तो वो भी, वो सारे कुछ जोड़ करके जो है आपका क्या बनेगा? वो कॉस्ट प्राइस बनेगा। सेल प्राइस में क्या होगा? जितने में इस मटेरियल को आप सेल कर रहे हैं, मान लीजिए कि 13,000 में आपने सेल किया, लेकिन हो सकता है कि कुछ स्क्रैप निकल आता है, कुछ उसमें से रद्दी चीजें निकल आती हैं, उसको भी आप सेल करते हैं। मान लीजिए कि वो आपने 5,000 का सेल कर दिया स्क्रैप, तो टोटल जो है सेल प्राइस क्या हो जाएगी? फिर दोनों इनको भी ऐड करेंगे, 18,000 हो गया। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप इसी 13,000 को ही सिर्फ सेल प्राइस मानेंगे। जो स्क्रैप है या जो चीजें रद्दी में बेचनी पड़ गई, मान लीजिए कुछ टूट फूट हुआ और वो फिर आपने सेकेंड हैंड में कुछ बेच दिया या किसी अदर तरह से स्क्रैप में कबाड़ में बेच दिया, तो वो भी जो होगा वो भी आपका किस में आएगा? सेलिंग प्राइस में आएगा। तो कॉस्ट प्राइस में से जब एसपी माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो लॉस निकलेगा आपका, और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट के समय में जो है सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन लॉस के समय में जो है कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होगा। ये तो यहां तक हो गया। अब बात आती है प्रॉफिट परसेंट निकालने की। हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल सा जान लें कि प्रॉफिट
जितना भी होगा मल्टीप्लाई 100, और किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से, इसलिए प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई सीपी, ये आपकी कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट का परसेंट निकला। इसी तरह से लॉस परसेंट यदि आप निकालना चाहें तो क्या होगा? लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई सीपी, ये आपका लॉस परसेंट है। ये दोनों चीजें सिंपल सी हैं। अब यदि आपको कहीं पर भी जो है सेल प्राइस निकालना है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, तो आप सिंपल सा एक डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कि सेल प्राइस इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई एक सेकंड, एसपी में हम क्या करेंगे? जो भी कॉस्ट प्राइस होगा प्लस कॉस्ट प्राइस का जितने परसेंट आपको प्रॉफिट हो रहा है 100, प्रॉफिट परसेंट बाई 100, इसको हम यहां पर या तो P बाई 100, तो यहां से जो है शॉर्टकट फार्मूला यदि हम बनाना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला हो गया। आपको इस मेथड पर जाएंगे तो पहले आपको प्रॉफिट की अमाउंट निकालनी पड़ेगी, उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे तब से एसपी निकलेगा। इस फार्मूले पर जाएंगे तो डायरेक्टली आपका जो है सेलिंग प्राइस निकल आएगा। जो अब इसी तरह से यदि लॉस परसेंट निकालना हो, लॉस ये कंडीशन में यदि हमें सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो क्या करेंगे? तब एसपी इक्वल टू सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100, ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें एक चीज और जान लें, यहां पर कमीशन की बात चल रही है। कमीशन के ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो परसेंटेज पर होगा, और ये परसेंटेज किस पर दिया जाएगा? सेलिंग प्राइस पर दिया जाएगा। मार्क प्राइस क्या होता है? जो उस पर प्रिंटेड होता है। आप बुक लेने जाते हैं, बुक पर ये मान लीजिए 750 रुपीज लिखा हुआ है, तो ये क्या है? उसकी मार्क प्राइस है। अब ये 750 की मार्क प्राइस है और दुकानदार ने आपको 720 का दे दिया, तो 720 दुकानदार के लिए क्या है? यहां पर सीपी और एसपी भी वैल्यू अलग अलग चेंज होती है। मान लीजिए बुक की कीमत जो है 750 उस पर है, लिखा हुआ है, प्रिंटेड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मार्क प्राइस। दुकानदार ने आपको 720 में दे दिया, तो 720 क्या हो गया? शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है और आपके लिए क्या है? वो कॉस्ट प्राइस है। आपने 720 में लिया, आपने अपने फ्रेंड को 730 में दे दिया, तो अब आपके लिए 730 क्या है? सेलिंग प्राइस होगी, 720 आपकी कॉस्ट प्राइस थी। तो मतलब एक पर्सन के लिए यदि वो कॉस्ट प्राइस है तो दूसरे के लिए वो सेल प्राइस होगी। तो मार्क प्राइस तो सिर्फ जो है कैलकुलेट करने के लिए है कि उस पर क्या प्रिंटेड वगैरह है, ये चीजें। लेकिन जो है जब हम कमीशन परसेंट की बात करते हैं तो ये हमेशा जो दिया जाएगा वो सेलिंग प्राइस पर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक कार की वैल्यू जो है 7 लाख है, उस पर प्रिंटेड चाहे जो भी है 7 लाख में उसको बेचा गया, और कमीशन के तौर पर कहा गया कि 10% जो बेचेगा उसको 10% दे देंगे। तो 10% किस पर देंगे? जो 7 लाख रुपए की वैल्यू थी उस पर 10% कैलकुलेट करके हम उसको दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? उसका जो है कमीशन परसेंट निकला है। लेकिन यदि यही चीज जो है उस पर प्रिंटेड वैल्यू हो, मान लीजिए कार की जो एक्स शोरूम प्राइस जो दिख रहा है 12 लाख रुपए है, बेची 7 लाख में जा रही, तो अब 12 लाख पर आपको कमीशन नहीं मिलेगा। कमीशन किस पर मिलेगा? जो सेलिंग प्राइस है उस पर जो है कमीशन मिलेगा। तो कमीशन परसेंट इक्वल टू, यदि हम देखें, कमीशन परसेंट इक्वल टू एसपी, या ये कह लीजिए कि इसको हम कमीशन मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई एसपी, ये कमीशन परसेंट हो गया। ये सिंपल सा जो है प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कुछ कॉन्सेप्ट हम एक और चैप्टर का यहां पर करते हैं। ऑलमोस्ट जो है हमें लगता है कि 1-2 दिन में हम मैथमेटिक्स जो है खत्म करने के मूड में है, क्योंकि ज्यादा इसमें है नहीं, आप लोग करते रहेंगे, फिर प्रैक्टिस चलती रहेगी बीच बीच में।
दूसरा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो यहां पर आपको दो चीजें पता चलेंगे, एक तो डिस्टेंस वर्ड है, दूसरा है टाइम, और तीसरा आता है स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक चीज ध्यान रखना है, सभी एक जैसे होने चाहिए, सब एक ही सिस्टम में होने चाहिए। आप फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम दो चार टर्म्स बताएंगे, एक शायद हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े हो तो जानते हो, एफपीएस सिस्टम होता है, एक सीजीएस सिस्टम होता है, एक एमकेएस सिस्टम होता है, एक एसआई सिस्टम होता है। मेजरमेंट में तीन टर्म्स आते हैं। ये सबसे पहला टॉपिक है फिजिक्स का, आप यहां पर जानते रहें, और वहां पर भी जब मैं फर्स्ट डे क्लास करूंगा तो भी मैं ये बोलूंगा। एफपीएस सिस्टम का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। फुट मतलब जहां पर लेंथ को फीट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में मेजर करेंगे, टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे, उस सिस्टम को हम एफपीएस सिस्टम कहेंगे। सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जहां पर डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे, तो उसको सीजीएस सिस्टम कहेंगे। और अगला होता है एमकेएस सिस्टम, जहां पर मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में मेजर करेंगे तो एमकेएस सिस्टम होगा। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लेवल पर जो है 6 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उनको सबको मेजर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल पर, उसी को जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल खास तौर पर जो है यही एमकेएस सिस्टम पर ही डिपेंड करता है। वहां पर भी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड भी रहता है। टेम्परेचर के लिए जो है आप केल्विन को मेजर करते हैं, इसके बाद एम्पियर का वर्ड एक आ जाता है, और एक आ जाता है कैडिला। कैडिला जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर करने की यूनिट है, और इसी तरह से मोलर मास मेजर करने के लिए मोल वर्ड भी एक आता है। तो वहां पर जो है टोटल 6 टर्म्स यहां पर आ जाते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, उसके बाद जो है एम्पियर, उसके बाद कैडिला, और एक आ जाता है मोलर मास, मोल। तो ये सारी चीजें जो है ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है। अब ये सारा बताने का जरूरत मुझे क्यों पड़ा, क्योंकि हमने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यदि आपकी स्पीड वहां पर मीटर पर सेकेंड में दिया गया है तो डिस्टेंस भी आपको उस क्वेश्चन में मीटर में होना चाहिए, टाइम भी वहां पर सेकेंड में होना चाहिए। यदि डिस्टेंस सेंटीमीटर में है और स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में दी गई है तो दो में से एक काम करना पड़ेगा, या तो डिस्टेंस को मीटर में चेंज कर दो या फिर मीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज कर दें, कोई एक काम करें। अब ऐसी कंडीशन में जब मेजरमेंट को चेंज करना है तो कैसे करते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर सेकेंड में भी चेंज करना पड़ सकता है, या फिर जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी चेंज करना पड़ सकता है। जैसी भी सिचुएशन होगी वैसा ही हम देखेंगे। सेकेंड को भी मिनट में चेंज करने का प्रोविजंस भी मिल सकते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया गया होगा उसी तरह से हम वहां पर जो है इनिशिएट लेंगे। जो है फॉर एग्जांपल जैसे कह दिया गया कि 100 मीटर की डिस्टेंस कोई पर्सन जो है वो 10 मिनट में जो है 10 मिनट तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, थोड़ा कम कर देता हूं, या ये करते हैं, ए पर्सन 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल इन 15 मिनट, फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। एक आदमी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस 15 मिनट में तय करता है, उसकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में आप बताएं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब यहां पर स्पीड इक्वल टू क्या होगा, मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें पूछा क्या है, मीटर पर सेकेंड में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो 2 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो गया, 2000 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है 15 मिनट, तो इसको सेकेंड में चेंज कर दीजिए, 15 मल्टीप्लाई 60, ये सेकेंड में चेंज हो गया। अब आप सिंपल सा इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 या 15, 5 चौके 20, 3 2 तिया 6, 2 से ये 20, 20/9 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा।
सिंपल सा इस तरह से जो है आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यदि मीटर पर सेकंड में है तो सारी चीजें मीटर और सेकंड में। अब कुछ चीजें जो है शॉर्टकट्स में भी आप जान लें। किस तरह से जानना है? फॉर एग्जाम्पल कहीं पर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप 18/5 किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं। और यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। ये चीजें बेसिक से कन्वर्जन में है। अब ये कह सकते हैं आया कैसे, वो भी आप जान लें। 1 मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होगा? 1/1000 किलोमीटर। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो 1/, हो जाता है। बड़ी यूनिट से छोटे में करते हैं तो सिंपल सा मल्टीपल में आ जाता है। तो ये हो गया इतना किलोमीटर। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने घंटे हो गए? 1/3600 आवर। 1 सेकंड में 1/3600 आवर। अब यहां पर अब सेकंड को हमने चेंज किया तो क्या लिख दिया? ये आवर हो गया। अब यूनिट हमारी किस में दिखने लगी? किलोमीटर पर आवर में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1000 मल्टीप्लाई 3600/1 किलोमीटर पर आवर। यहां पर ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से 5 और ये 18 इक्वल टू क्या हो गया? 18/5 किलोमीटर पर आवर। यही चीज तो हमने यहां पर फॉर्मूले में लिख दिया था। मतलब जो भी मैथ्स में आप कर रहे हैं वो सही, सब चीजें कहीं ना कहीं जो है वो लॉजिक है उसकी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से समझ रहे हैं। नेक्स्ट जो है, यदि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड। ये 2 जो जीरो कैंसिल, 2 से ये 5 हो गया, ये 18 हो गया। तो इक्वल टू क्या हो गया? 5/18 मीटर पर सेकंड आंसर होगा जो यहां पर। सिंपल सा ये आपका कन्वर्जन है, किस तरह से आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज और भी यहीं पर जान लीजिए, जब ये डिस्टेंस के क्वेश्चंस आप करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस जो है बोट एंड स्ट्रीम वगैरह के भी होंगे, सरफेस के भी होंगे, हर तरह के होंगे, ट्रेन वगैरह के भी क्वेश्चन होंगे। तो ट्रेन से रिलेटेड जब क्वेश्चंस होते हैं या बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं तो ट्रेन के केस में 2-4 चीजें जान के चलिएगा। जिसकी लेंथ या जिसका मेजरमेंट दूसरे के कंपैरिजन में निग्लिजिबल होगा तो हम वहां पर डिस्टेंस जो है सेम जो है वही रखेंगे, निग्लिजिबल डिस्टेंस के पीछे नहीं पड़ेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रेन का स्ट्रक्चर है और ये पोल है। यदि ट्रेन इस पोल को पार करती है तो उसको कितनी डिस्टेंस चलना पड़ेगा? जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही डिस्टेंस उसको चलना पड़ेगा। पोल की ये जो लेंथ है ये इसकी लेंथ के कंपैरिजन में क्या है? निग्लिजिबल है। ट्रेन की लेंथ क्या होगी? कई मीटर्स में होगी। और पोल की चौड़ाई कितनी है? मुश्किल से जो है 10, 15, 20 सेंटीमीटर। इसलिए जो है उसके कंपैरिजन में, ट्रेन के कंपैरिजन में इसकी लेंथ जो है वो निग्लिजिबल है। इसलिए यहां पर डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल टू ट्रेन की लेंथ। कहने का मतलब जब कहीं पर दे दिया जाए कि अ ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल की बात करें, देन डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन। उस समय लेंथ ऑफ ट्रेन ही जो है क्या कहते हैं? डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन जब ट्रेन क्रॉसेस एन अनदर ट्रेन और प्लेटफॉर्म और ब्रिज
ठीक है। यदि कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, मान लीजिए ये एक ट्रेन है, दूसरी ट्रेन ये है, अब इसमें जब क्रॉस करने का होगा तो ये इसके पैरेलल आने के बाद भी जब पूरी क्रॉस करेगी तभी उसकी डिस्टेंस मानी जाएगी। तो उस कंडीशन में ये भी लेंथ ऐड होगी और ये भी लेंथ ऐड होगी। उस समय क्या होगा कि दोनों का ऐड किया जाएगा, देन डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ, फर्स्ट ट्रेन लेंथ प्लस ब्रिज प्लेटफॉर्म या अनदर ट्रेन लेंथ, दोनों को हम ऐड करेंगे तब जाकर के डिस्टेंस निकलेगा। उस समय स्पीड निकालते समय हम डिस्टेंस जो है वो दोनों सबको ऐड कर लेंगे। तो ये सिंपल सा एक चीज, तो ये कॉन्सेप्चुअल है आपका ट्रेन वाले में। अंदर चीजें जो क्या कहते हैं बोट और स्ट्रीम में है, उसमें भी देखें, उसमें क्या रहता है, उसमें बोट और स्ट्रीम के केस में जो है थोड़ा सा समझने की चीज वहां पर भी है, इसलिए हम उसको भी, वहां पर आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब देखो ट्रेन वाले में भी रिलेटिव स्पीड का बात आती है। एक ट्रेन जिस तरफ जा रही है उसी तरफ दूसरी भी ट्रेन जा रही है, या जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी के पैरेलल कोई कार चल रही है उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो जब सेम डायरेक्शन में होगा तो आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। सेम डायरेक्शन के केस में यदि मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी। तो उस रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड माइनस सेकेंड ट्रेन स्पीड, पहले में से दूसरे को माइनस कर देंगे। पहली कौन सी होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो फर्स्ट होगी, जिसकी स्पीड कम होगी वो सेकेंड हो जाएगी जब सेम डायरेक्शन में है। लेकिन यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तब रिलेटिव स्पीड आपकी निकलेगी फर्स्ट ट्रेन की स्पीड प्लस सेकेंड ट्रेन की स्पीड। तब उस समय हम दोनों को ऐड कर देंगे, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन के केस में ये होगा। ये फॉर ट्रेन की कंडीशन में। लेकिन यदि यही चीज जो है हम जब इसके लिए एक बात करें बोट एंड स्ट्रीम के केस में, तब थोड़ा सा देखिए। बोट एंड स्ट्रीम क्या है, पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है, वाटर का फ्लो या रिवर का फ्लो, और बोट कोई इसमें है, उस बोट का डायरेक्शन इस तरफ है। मतलब जब जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो है उसके अपोजिट में यदि नाव का फ्लो है तो इसको कहा जाएगा अप स्ट्रीम, और जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो है उसी डायरेक्शन में बोट का भी फ्लो है तो उसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम। तो यहां से दो कंडीशन होगी, एक होगा अप स्ट्रीम और दूसरा होगा डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होगा, जब जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है उसके अपोजिट में बोट का फ्लो है तो वो अप स्ट्रीम है, या दोनों का फ्लो एक ही डायरेक्शन में है तो वो डाउन स्ट्रीम है। तो अप स्ट्रीम में आप जानते रहें कि अप स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड इक्वल टू बोट की स्पीड माइनस रिवर स्पीड। वही चीज जो है डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू बोट स्पीड प्लस रिवर स्पीड। अब ये समझने वाली भी कॉन्सेप्चुअल चीज है। जिस तरफ पानी फ्लो कर रहा है उसी तरफ यदि बोट चल रही है या आप उसी डायरेक्शन में तैर रहे हैं तो पानी का जो बहाव होगा वो क्या करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। जब आपको सपोर्ट करेगा तो उस समय स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी। लेकिन पानी जिस तरफ बह रहा है उसके अपोजिट में आप ये तैर रहे हैं, आप उसके अपोजिट में स्विमिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पानी का बहाव आपका विरोध करेगा, और जब विरोध करेगा तो आप क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। कोई जरूरी नहीं कि बोट एंड स्ट्रीम में ही ये कॉन्सेप्ट लागू हो, दूसरे भी कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहां पर भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह का क्वेश्चंस, प्लेन के क्वेश्चंस जैसे की बात कर ली जाए। मान लीजिए ये कह दिया जाए कि करनाल ये है
और पानीपत यहां पर है। एक पर्सन करनाल से पानीपत की ओर जो है साइकिल से चलना शुरू करता है, उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। अचानक तूफान शुरू हो जाता है, वो करनाल से पानीपत की डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तूफान चल रहा है। अब इस समय यदि पूछा जाए कि रिलेटिव स्पीड उस पर्सन की क्या होगी, तो हमने कहा कि पर्सन की स्पीड कितनी थी, नॉर्मल जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर। आंधी शुरू हो गई या तूफान शुरू हो गया 2 किलोमीटर पर आवर भी उसी की डायरेक्शन में। अब उस समय रिलेटिव स्पीड क्या होगी कि वो एक करनाल से पानीपत की तरफ जा रहा है तो तूफान भी उसको सपोर्ट करेगा, और जब उस तूफान उसको सपोर्ट करेगा तो इस समय रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 10 + 2 = 12 किलोमीटर पर आवर। यदि यही चीज जो है अपोजिट में कह दें कि तूफान करनाल से पानीपत की तरफ चल रहा है लेकिन पर्सन पानीपत से करनाल की तरफ आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो अब तूफान उसका विरोध करेगा, तो 10 - 2 = 8 किलोमीटर पर आवर तब उस समय हो जाएगा। ये सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बस इतना ही है टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में, बोट एंड स्टीम के क्वेश्चंस में, प्रॉफिट एंड लॉस में और टाइम एंड डिस्टेंस में। ये सारे क्वेश्चंस जो है इसी कॉन्सेप्ट पर है। कुछ एक क्वेश्चंस हैं तो उसको हम अब कर सकते हैं। एक चीज और भी यहां पर कॉन्सेप्ट में जान लें, इन केस कहीं पर आपको एवरेज स्पीड वगैरह निकालने की बात की जाती है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम होगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा जो स्पीड की जब बात की जाएगी। क्वेश्चंस भी हम